साइंस का है जिसमें मैं स्पेसिफिकली फेज डायग्राम से रिलेटेड डिस्कशन करूँगा। मैं जो रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ वो मटेरियल साइंस का जो बुक है कैलिस्टर का, उससे रेफरेंस है उसका। इसमें जो टॉपिक्स मैं कवर करूँगा वो रहेगा फेज डायग्राम्स का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी रहता है, पहले वो देखेंगे। फिर उसके बाद फेज डायग्राम्स के टाइप्स क्या हैं, देन मेनली जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो 3-4 टाइप रहते हैं सिस्टम्स के, उनको देखेंगे। जिसमें सबसे पहला बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम, जिसमें मेनली कॉपर निकल अलॉय एलिमेंट रहते हैं उसके लिए। देन उसके बाद बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम। बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम दो रहेगा, पहला अलॉय का कॉम्बिनेशन लेंगे लेड और टिन का, और दूसरा अलॉय का कॉम्बिनेशन लेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, तो आयरन और कार्बन का। तो उसके साथ इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेगा वो भी देखेंगे। अभी मेन जो मैं इसमें कवर अप करूँगा वो मेनली इसको टारगेट लेके रहूँगा कि न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स रहता है वो समझ में नहीं आता, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो मेन टारगेट रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा ईज हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल पे फोकस करूँगा उसी तरीके से मैं समझाऊँगा, तो मैं जो थ्योरी है या राइट अप पार्ट है या डिक्टेशन है वो नहीं करूँगा, बहुत माइनर रहेगा। बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊँगा, बट मेन मैं इस तरीके से लेके चलूँगा कि न्यूमेरिकल है ना सॉल्व हो जाना चाहिए। लेते हैं फेस के बारे में। अभी फेस क्या रहता है, अभी जैसे प्योर सब्सटेंस है वाटर, केमिकली होमोजेनस, फिजिकली इनसेपरेबल, तो इसके केस में कंपोनेंट क्या है, इसमें सिर्फ एक है H2O। इसका फेस क्या क्या रहेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड है तो आइस दिखेगा, लिक्विड है तो वाटर, ऐसे ही गैस है तो स्टीम दिखेगा। एनालॉगस टू दिस अगर हम अलॉय का केस लेते हैं, अलॉय में क्या रहता है, कंपोनेंट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अभी जैसे आयरन कार्बन है, या अगर नॉन फेरस का एग्जांपल लेंगे तो कॉपर निकल है, इसमें कंपोनेंट ज़्यादा हैं तो इनके जो फेसेस हैं कुछ अलग टाइप से रहते हैं, जिसमें मोस्टली हमको कन्फ्यूज़न रहता है। अभी वाटर का सिंपल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस दिख रहा है, बट ये जो अलॉयस का रहेगा, अभी मैं आयरन कार्बन का एग्जांपल लेता हूँ तो कैसा रहेगा, अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन या आयरन कार्बाइड। अभी जब इस पर आएंगे इसके बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम पर तो और डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एक इसका एनालॉजी समझने के लिए अभी समझ लेते हैं कि ऐसे ऐसे इसका नाम रहता है, वो कैसा है वो बाद में डिटेल में देखेंगे। तो अलॉय के केस में ऐसे रहता है। अभी जैसे नॉन फेरस आपका अलॉय है कॉपर निकल का, तो उसमें क्या फेसेस रहता है, लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा, या उनका मिक्सचर रहता है। तो इस तरीके से ये आर्बन कार्बन का है। सेकंड थिंग आता है इसमें मिक्सचर। अभी प्योर सब्सटेंस का बात करेंगे तो आइस को लिया, वाटर को लिया, इसका एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। अभी जैसे इसमें ये दिख रहा है, या हमने वाटर लिया, स्टीम लिया, तो उसका एक मिक्सचर हो गया। एनालॉगस टू दिस अलॉय के केस में क्या रहेगा, अभी अल्फा आयरन लिया और हमने आयरन कार्बाइड लिया, और अगर इसका मिक्सचर रहेगा तो मतलब फेमस है इसका, तो ये पर्लाइट कहलाता है। वो ऐसे दिखता है कि अल्फ़ा के अंदर, ये अल्फ़ा है ना, तो इस अल्फ़ा के अंदर आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट का अल्टरनेट लेयर्स, तो ये ऐसा अल्टरनेट लेयर अल्फ़ा आया, फिर Fe3C, अल्फ़ा Fe3C, और ये इसका ग्रेन बाउंड्रीज हो गया। मतलब ग्रेन बाउंड्रीज में क्या रहता है कि अल्टरनेट लेयर्स ऑफ अल्फ़ा एंड Fe3C तो रहेगा, बट उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। सपोज इधर हमारा न्यूक्लिएशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जब ये सॉलिड पहले लिक्विड था, सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, तो ये न्यूक्लिएशन जैसे बढ़ता गया तो इधर से भी बढ़ा और इधर से ही बढ़ा, तो ये कुछ टाइप का ऐसा बाउंड्रीज बन जाता है जिधर जिधर ये इंटरसेक्ट करता है।
तो उसी की तरह ही इस केस में क्या रहता है, एनोल अल्टरनेट लेयर्स ऑफ अल्फ़ा NF3C, यानी अल्फ़ा आयरन और सीमेंटाइट का अल्टरनेट लेयर्स, तो ये परलाइट हो जाता है। तो इसमें फेस के केस में ये दो टर्म समझना ज़रूरी है, ठीक है। करते हैं फेस डायग्राम के बारे में। अभी फेस डायग्राम, फेस देख लिया तो अब उसका डायग्राम बनाना है। इसको सिंपली इस तरीके से समझें तो टेम्परेचर और परसेंटेज कंपोजिशन का जो प्लॉट रहता है वो आपका फेस डायग्राम हो गया। अभी फेस डायग्राम दो टाइप का रहेगा, यूनरी सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। अभी है तो ये फेस डायग्राम, बट इधर ये जो यूनरी टर्म और बाइनरी टर्म लिख रहा है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट को सिग्निफाई कर रहा है। यूनरी में 1 कंपोनेंट, बाइनरी में 2 कंपोनेंट। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ वाटर का, ठीक है। तो वाटर के केस में कंपोनेंट है एक H2, तो उसका हमने है ना थर्मोडायनेमिक्स में देखा भी है। अभी अगर मैं टेम्परेचर एंट्रोपी लेता हूँ या फिर टेम्परेचर प्रेशर लेता हूँ तो इस टाइप से उसका डायग्राम बन जाएगा। इसमें कंपोजिशन तो सेम ही रहेगा बिकॉज कंपोनेंट एक है, तो टेम्परेचर विद कंपोजिशन इसमें प्लॉट नहीं किया, दूसरे है ना वेरिएबल के साथ प्लॉट कर दिया, ठीक। तो ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं सिंगल सब कंपोनेंट के लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बाइनरी सिस्टम जिसमें 2 कंपोनेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी इधर मैंने एग्जांपल के लिए नॉन फेरस कॉपर निकल वाला बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें y एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, x एक्सिस पे परसेंटेज कंपोजिशन ले लिया। अभी इसको आगे जैसे इस सिस्टम पे जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे। बहरहाल के लिए इसमें जो फेस डायग्राम में बताना चाह रहा था, टेम्परेचर और परसेंटेज कंपोजिशन रहता है वो ऐसे है, टेम्परेचर और परसेंटेज कंपोजिशन। अभी इसमें क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर लिक्विड में रहेगा, ठीक है, उससे नीचे सॉलिड में रहेगा और उसका मिक्सचर रहेगा एक रीजन के अंदर। देखते हैं बाइनरी सिस्टम। हमारे सिलेबस में जो बाइनरी सिस्टम है वो 3 है, कॉपर निकल का रहेगा, लेड टिन का रहेगा और आयरन कार्बन का रहेगा। इसको एक एक करके आगे वीडियो में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम में 2 टाइप, आइसोमॉर्फस बाइनरी सिस्टम और यूटेक्टिक बाइनरी सिस्टम। बाइनरी 2 कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट हो गए सिस्टम फेस डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। अभी इस बाइनरी में एक आइसोमॉर्फस बाइनरी सिस्टम है और यूटेक्टिक बाइनरी सिस्टम है। इसका जो बेस है, यानी बाइनरी सिस्टम तो वो दोनों है, दोनों में 2-2 कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे आइसोमॉर्फस का एग्जांपल है कॉपर निकल 2 कंपोनेंट, यूटेक्टिक का एग्जांपल है लेड टिन या आयरन कार्बन 2 कंपोनेंट। बट ये आइसोमॉर्फस और यूटेक्टिक में क्यों हमने डिस्टिंग्विश किया है, क्योंकि इस वाले बाइनरी सिस्टम में आइसोमॉर्फस में लिक्विड में तो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी रहती है और सॉलिड में भी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी रहती है। बट यूटेक्टिक के केस में लिक्विड में तो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी रहती है बट सॉलिड में इनकम्प्लीट सॉल्युबिलिटी रहती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सॉल्युबिलिटी क्या है, तो उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जो शुगर की एनोलॉजी से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो दिखाई देता है एवरीडे लाइफ में, तो वो आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अभी कॉपर और निकल लेके समझेंगे तो उतना एवरीडे लाइफ में यूज़ तो करते नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मतलब रिलेट कर पाते हैं। इसलिए मैं तो वाटर ले लेता हूँ, शुगर ले लेता हूँ, उसके एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी सपोज ये इधर मेरे पास शुगर है, ठीक है, और इधर मेरे पास टम्बलर है, उसमें मैंने वाटर ले लिया। अभी ये शुगर मैंने थोड़ा लिया और इसमें डाल दिया और इसको मैंने स्टिर कर दिया, ठीक। तो जब मैं इस शुगर को इस वाटर में स्टिर करूँगा तो मेरे पास अभी जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें मैं देखकर बता नहीं सकता कि शुगर किधर गया, और ये मतलब वाटर में पूरा सॉल्युबल हो जाता है ना, पूरा सॉल्युबिलिटी कंप्लीट है इसकी शुगर की वाटर में, तो मैं फिज़िकली देख के नहीं बता सकता कि वाटर में शुगर कहाँ पर है, बट शुगर उसमें है। अभी इसको हम ड्रिंक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो इसका जो टेस्ट रहेगा वो स्वीट रहेगा, ठीक है, थोड़ा मीठा मीठा हो जाएगा ये पानी।
तो ये चीनी इस पानी में है, बट ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है, तो उसमें हमको दिख नहीं रहा। अभी इसका एनालॉजी अगर इसके साथ करते हैं कि लिक्विड में कंप्लीट सॉल्युबिलिटी और सॉलिड में कंप्लीट सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है। अभी सपोज मैं इधर ले लेता हूँ, ये मैंने सपोज कॉपर ले लिया, ठीक है, और ये इधर एक ग्लास है, और इधर मैं ले लेता हूँ निकल, और ये इधर ग्लास है। अभी मैंने ये निकल इसमें पोर किया पहले कंटेनर में, और मैंने इसको हीट अप करना शुरू किया, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेगा तो ये सॉलिड से लिक्विड होगा, फिर ये लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा। सेम फॉर निकल। निकल को ही मैंने इस कंटेनर में लिया, इसको हीट अप करना शुरू किया, सॉलिड से इसका लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका इंडिविजुअल हम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसका एक बार मैं देख लेता हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या है। कॉपर के केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1085 डिग्री सेल्सियस, और निकल के केस में मेल्टिंग पॉइंट है 1453 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इससे जब मैं इसको हीटअप करना शुरू किया कॉपर को, तो जब इससे नीचे रहेगा तो वो सॉलिड है, और जब वो उसके ऊपर गया तो वो लिक्विड है। सिमिलरली निकल 1453 इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे सॉलिड है, इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड हो जाएगा। ये कब है? जब 100% कॉपर है, और ये कब है? जब 100% निकल है। कंबाइंड टम्बलर लिया, ठीक है, सेपरेट। अभी मैंने इस कॉपर को इतना हीटअप कर दिया था कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली निकल भी अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये लिक्विड L1 और इसका लिक्विड L2। अभी यानी ये 1085 से ऊपर रहेगा और ये निकल 1453 से ऊपर है, तभी ये लिक्विड है। अब इन दोनों लिक्विड को मैंने लेकर इसमें पोर कर दिया एक डिफरेंट कंटेनर में, और इनको कर दिया मिक्स। अब इस मिक्सिंग को आपको एनालॉगस करना है ये वाटर और शुगर के केस में। ये था ना शुगर और ये वाटर। इससे आप देखोगे शुगर लिया, वाटर में मिक्सअप किया, पता ही नहीं चल रहा कि शुगर किधर है और पानी के अंदर है ना। इसका टेस्ट हो गया मीठा। इस केस में ये लिक्विड था कॉपर का, ये लिक्विड था निकल का। इनको जैसे एक सेपरेट टम्बलर में मिक्सअप किया, अब जो मेरे पास लिक्विड आएगा वो L आएगा। अब ये क्योंकि कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी है इन दोनों अलॉयज, मतलब अलॉयज कहेंगे सॉरी, इन दोनों कंपोनेंट्स की, ठीक है, इन दोनों नॉन मेटल्स की कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी है। इसलिए इनके दोनों जब लिक्विड्स को मैं मिक्स करता हूँ तो मेरे को जो L मिलेगा कंबाइन होके, उसमें मैं ये नहीं बता सकता कि L1 कहाँ है L2 कहाँ है, ठीक है। वो एक L दिखेगा, जैसे ये पानी में देख के मैं चीनी नहीं बता सकता ना किधर है। सिमिलरली ये कंबाइन करने के बाद मैं नहीं बता सकता कि L1 कहाँ है L2 कहाँ है, मुझे L दिखेगा। तो ये जितना पोर्शन रहेगा, अगर मैं ये पहले इंडिविजुअल बनाया था, ठीक है, अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ, इस एक्सेस को टेम्परेचर दे देता हूँ और ये एक्सेस हमारा कंपोजिशन का एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना ऊपर का रीजन रहेगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा L, ठीक है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो ये एक इस टेम्परेचर से करीब ऊपर रहेगा, ठीक है। अब मैंने इसको कूल डाउन करना शुरू किया, यानी मैं अभी ये मेरा लिक्विड था जो कि L था, अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लाने का, उसके लिए मैंने इसको रूम एयर में छोड़ दिया, ठीक है। अभी ये हल्के हल्के नॉर्मली ठंडा हो जाएगा। तो जैसे इसका लिक्विड L1 था, इसका L2 था, तो इसको मैं मान लेता हूँ इसका सॉलिड α1 था और निकल का सॉलिड α2 था, ठीक। अभी ये लिक्विड जब ठंडा होगा, अभी एक प्रॉपर रेफरेंस के लिए कोई एक कंपोजिशन ले लेते हैं।
सपोज़ ये मैंने 50% लिया था और ये निकल भी मैंने 50% लिया था, यानी अगर ये 1 किलो का मिक्सचर है तो मैंने आधा किलो लिया था कॉपर और आधा किलो लिया था निकल, ठीक है। उन दोनों को हीटअप किया, लिक्विड बनाया, मिक्स कर दिया, मेरे पास 1 किलो आ गया। 1 किलो इनका अलॉय कॉपर निकल का, ठीक। तो अगर इस कंपोजिशन को मैं प्लॉट करूँगा तो क्या इधर आ जाएगा, इस पॉइंट पे क्या है 50-50 है, 50 कॉपर है 50 निकल है, ठीक। और अभी सपोज़ जब मैंने इसको हीटअप किया उस वक्त इसका टेम्परेचर 1453 से ऊपर था, तो ये इस पॉइंट पर था। अब क्योंकि ना तो मैं इसमें एक्स्ट्रा कॉपर डाल रहा हूँ या निकल डाल रहा हूँ और ना ही मैं कॉपर निकाल रहा हूँ ना ही निकल निकाल रहा हूँ, तो मैं जो मूव कर सकता हूँ वो इस लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये कंपोजिशन इस लाइन के अलॉन्ग सेम है, 50 मेरा कॉपर रहेगा, 50 मेरा निकल रहेगा। तो मैं ऐसे मूव नहीं कर सकता, ऐसे मूव कर सकता हूँ। और ऐसे इसलिए मूव कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, तो मेरा टेम्परेचर नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाता हीटअप कर रहा होता तो ऊपर जाता, अभी मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ओके। तो अभी नीचे आना शुरू हुआ, तो इस पॉइंट पर आकर ये जो लिक्विड था L, अब इस लिक्विड के बाद इस लिक्विड रीजन में ये कैसा दिख रहा था, मैं इसको इधर करके दिखाता हूँ। जब ये लिक्विड में था सपोज ऐसा दिख रहा था ये, ठीक है। जैसे ही ये इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आया तो उसके बाद अब इसका सॉलिडिफिकेशन शुरू होगा, तो वो कैसे होगा, इसका पहले न्यूक्लिएशन शुरू हुआ, जगह 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 इसमें जो सॉलिड था वो आना शुरू हो गया, ये सॉलिड आना शुरू हो गया। ये लिक्विड के अंदर जगह जगह ये आपका सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड आना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लिक्विड कम होता जाएगा और सॉलिड बढ़ता जाएगा। जो वाइट है ये सॉलिड हो गया और ये जो ब्लू दिख रहा है ये आपका लिक्विड हो गया। सॉलिड बढ़ता जा रहा है और लिक्विड कम होता जा रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा जिधर कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तो अब हमको सिर्फ इस पॉइंट पर अभी इसमें अलग अलग ओरिएंटेशन, सपोज न्यूक्लिएशन इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, ठीक है। ये जो छोटे छोटे न्यूक्लिएशंस थे वो उनका जब ग्रेन का ग्रोथ हुआ यानी वो ठंडा होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ने लगे। सपोज ये वाला इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, ठीक है, ये न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में, ये न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में, तो फाइनली ये जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इनका जो ग्रेन बाउंड्री बनेगा वो कुछ ऐसा बना। अब इसमें जो वाइट वाइट दिख रहा है वो हमारा सॉलिड हो गया, यानी यहाँ पर था लिक्विड, अब ये आ गया हमारा सॉलिड। सॉलिड ये क्या है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 से मिलके बना है, ठीक। तो ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे जहाँ पर कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन हो गया है उस पॉइंट के नीचे जहाँ पर भी आओगे उस पूरे पार्ट में क्या दिखेगा, अल्फ़ा दिखेगा, ठीक। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, कंपोजिशन चेंज करूँगा। मैं पहले 50-50 लिया था, 40-50 कर सकता हूँ, ठीक है, 20-80 कर सकता हूँ। ऐसे ही आगे जाके मैं 60 कॉपर 40 निकल कर सकता हूँ या 80 कॉपर 20 निकल कर सकता हूँ, ठीक। तो अलग अलग कंपोजिशंस पर जब हम इसको सेम एक्सपेरिमेंट जो मैंने करा था ना, पहले ये 50 कॉपर लिया, 50 निकल लिया, हीटअप किया, फिर ये मिक्स किया, फिर ठंडा करना शुरू किया, तो ये मेरे को एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ये पॉइंट्स मिल गए। अब जैसे ही मैं कंपोजिशन चेंज करता हूँ 40, 60 या 20, 80, तो ये मैं इधर लेफ़्ट या राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा, ठीक। और जैसे जैसे ठंडा करूँगा तो ये पॉइंट्स भी शिफ्ट होते जाएंगे। फिर जब इनका मैं लोकस लूँगा तो वो कुछ
इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ इसके ऊपर रहेगा लिक्विड, इसके नीचे रहेगा सॉलिड, और ये बीच में लिक्विड प्लस सॉलिड। जैसे कि हम देख रहे हैं ऊपर है लिक्विड, ठीक, जैसे इधर आएंगे तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट, न्यूक्लिएशन, इसके अंदर लिक्विड भी है एल और सॉलिड भी है अल्फ़ा, ठीक, इसके नीचे अब कंप्लीट सॉलिड है अल्फ़ा। तो इस केस में हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था कंप्लीट सॉल्युबिलिटी से। तो मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये चीनी थी पानी में कंप्लीट सॉल्युबल हो गई, पता नहीं चल रहा था, ठीक है। ये शुगर को अगर मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ और H2O को L ले लेता हूँ, इसको मिक्स करने के बाद जो मेरे को L मिला उसमें मेरे को पता नहीं चल रहा कि शुगर का अल्फ़ा क्या है और लिक्विड का L क्या है, बट इसके अंदर चीनी है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास कॉपर का अल्फ़ा 1 था, निकल का अल्फ़ा 2 था, हीट अप करके कॉपर का L1, निकल का L2 मिक्स करके L, ये L आ गया। अब ये जो L है इसमें कॉपर भी है, इस L के अंदर निकल भी है, बट मैं बता नहीं सकता कि मेरे को ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है, जैसे कि पानी में चीनी डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा था, सिमिलरली ऐसे ही इस लिक्विड के अंदर मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ कि जो L1 कहाँ पर है और L2 कहाँ पर है, मुझे बस L दिखाई दे रहा है। तो इसको कहेंगे कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी, यानी लिक्विड फेस में कॉपर और निकल पूरी तरीके से सॉल्युबल हो गए, पता ही नहीं चल रहा कौन सा L1 है कौन सा L2 है। सिमिलरली जब मैं बोलूँगा कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी, तो उसका मतलब है कि कॉपर का सॉलिड अल्फ़ा 1, निकल का सॉलिड अल्फ़ा 2, ये जब मिक्स हुए तो इन्होंने अल्फ़ा बनाया। अब इस अल्फ़ा के अंदर मुझे नहीं पता चल रहा अल्फ़ा कौन सा है, अल्फ़ा 1 कौन सा है, अल्फ़ा 2 कौन सा है। यानी कॉपर और निकल अपने सॉलिड फेस में इस तरीके से कम्प्लीटली सॉल्युबल है कि उसमें सिर्फ अल्फ़ा दिख रहा है उनका फाइनल मिक्स होने के बाद, बट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 उसमें नहीं डिस्टिंग्विश हो रहा। तो ये बोलेंगे सॉलिड कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी। तो आइसोमॉर्फस बाइनरी सिस्टम में कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी रहता है, कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी रहता है। यूटेक्टिक के केस में कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी रहता है, यानी अभी मैं आगे जैसे हम देखेंगे तो आयरन कार्बन का केस लेता हूँ, तो इधर एक रफ फिगर में बना के दिखाता हूँ, अभी इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ। अभी ये मैंने आयरन कार्बन के लिए डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी है, यानी ये वाला जो पार्ट है, अभी हम इसको आगे देखेंगे। तो ये लिक्विड है, यानी इस वाले फेस में मैंने वो सेम काम किया जो कॉपर निकल के साथ किया था। मैंने एक जगह सपोज आयरन लिया, कार्बन लिया, ठीक है, इनको मैंने हीटअप किया, L1 L2 बना, मिक्सअप किया, L बन गया, ठीक। तो वो L मेरे को ये दिख रहा है, बट इसमें मैं देख के ये नहीं बता सकता कि आयरन का L1 और ये कॉपर का L2 इसमें क्या है, बस मेरे को L दिख रहा है। तो ये लिक्विड में तो कम्प्लीटली सॉल्युबल है, मतलब आयरन और कार्बन लिक्विड में एक तरीके से कंप्लीट सॉल्युबल हो गए, नहीं पता चला डिफरेंस। बट जब हम सॉलिड के केस में आएंगे, यानी इस लिक्विड फेस से नीचे आएंगे, तब हमको डिफरेंट फेस दिखते हैं, ठीक है। इधर जैसे कि हमको ये गामा आयरन दिखता है, इधर हमको अल्फ़ा आयरन दिखता है, इधर हमको इनका मिक्सचर दिखता है अल्फ़ा और Fe3C। तो इस केस में इधर ये कंप्लीट है ना सॉल्युबल नहीं है। जब इनका सॉलिड में आ जाते हैं, सॉलिड में इनकी सॉल्युबिलिटी कंप्लीट नहीं है। इसमें हम देख के बता पा रहे हैं, इसमें डिफरेंस कर पा रहे हैं। अल्फ़ा है, ये जो इसमें गामा है, या इस पोर्शन में इधर डेल्टा है, इसमें तो आयरन और कार्बन कम्प्लीटली सॉल्युबल है, ठीक है। इसमें तो हमको दिख ही नहीं रहा, हमको सिर्फ अल्फ़ा दिख रहा है, यानी एक टाइप का सॉलिड दिख रहा है आयरन कार्बन का, जिसको मैंने अल्फ़ा आयरन बोला। उस अल्फ़ा आयरन में आयरन भी है, कार्बन भी है, और मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को सिर्फ अल्फ़ा दिख रहा है। जैसे कि इस केस में अल्फ़ा में
कॉपर निकल में अल्फ़ा 1 भी अल्फ़ा 2 भी, यानी कॉपर का भी अल्फ़ा है, निकल का भी अल्फ़ा है, बट मेरे को सिर्फ अल्फ़ा दिख रहा है। सिमिलरली इधर भी आयरन का अल्फ़ा, कार्बन भी है इसमें सॉलिड में, मेरे को सिर्फ दिख रहा अल्फ़ा है। बट इस रीजन में आते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा एक फेस आ गया और सीमेंटाइट दूसरा फेस आ गया, तो ये दोनों इस तरीके से मिक्स नहीं हो पाए, ठीक है। ये कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं है। इसको आप ऐसे एनालॉगस कर सकते हो कि सपोज़ ये पानी है और ये चीनी है, तो पानी और चीनी को मिलाया तो चीनी अलग दिख रही है और पानी अलग दिख रहा है, ठीक है। ऐसी अल्फ़ा अलग है, Fe3C अलग है। अगर ऐसा हो जाता अल्फ़ा Fe3C मिल के कुछ है ना, सपोज़ P बना देते और वो P इस पूरे में होता, ठीक है, तो P एक फेस हो जाता, वो फेस मिक्सचर नहीं रहता, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि वो जो P है उसमें कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी है। इस केस में ये दोनों सॉलिड हैं, अल्फ़ा भी Fe3C भी, बट ये इस तरीके से सॉल्युबल नहीं है कि एक कंपोनेंट दिख रहा है हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अल्टरनेट लेयर्स, Fe3C अल्फ़ा, Fe3C अल्फ़ा, Fe3C अल्फ़ा, तो Fe3C भी दिख रहा है, अल्फ़ा भी दिख रहा है। बट ये मैं अल्फ़ा का स्ट्रक्चर देखूंगा तो अल्फ़ा कैसे दिखेगा, ये पूरा अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, तो इसमें ये है। तो ये आपका इसी के साथ कवर हुआ आइसोमॉर्फस और यूटेक्टिक। अब अगली वीडियो में इसके डिटेल में जाएंगे और आइसोमॉर्फस पे न्यूमेरिकल करेंगे।